हाय फ्रेंड्स। आपकी एग्जामिनेशंस जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है, जो आपकी आईबीपीएस द्वारा आयोजित होंगी आरवीएनएल एग्जामिनेशंस। और परमिशन लेटर्स आ चुके हैं, प्लीज़ आप उनको चेक कर लेना। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड राजस्थान जीके प्लस इंडियन जीके के क्वेश्चंस। तो मैं ये मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया था टेस्टबुक.com पे, उसी को डिस्कस करूंगा। मैं इसको जो है अटेम्प्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके और किस तरह आपको उन प्रश्नों को हल करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं सबसे पहले। शब्द पावरफुल में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो बेसिकली पूछ रहा है इसमें आपको ऐसे पेयर बताने हैं कि उनमें काउंटिंग अगर आप डिफरेंस देखें तो उतना ही अंतर हो जितना इस पेयर में, इस पूरे वर्ड में है। तो देखिए यहाँ पे ओ और पी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे केवल एक का डिफरेंस था, तो एक पेयर तो आपका ये बन गया। दूसरा पेयर आपका क्या बनेगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ओ पी क्यू आर, तो ओ और आर में दो लेटर्स का अंतर होता है, ठीक है, पी और क्यू का। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे काउंट तो यहाँ पे दो वर्ड डब्ल्यू और ई का अंतर आ रहा है, तो मतलब दो का यहाँ पे अंतर आ रहा है और एक का यहाँ पे अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल ऐसे दो पेयर मिल रहे हैं जिसमें जो मतलब आपकी ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो आपका उत्तर यहाँ पे दो हो जाएगा। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ओ और पी के बीच में एक का अंतर है और आर के बीच में जो है दो का अंतर है, और असल में भी इनमें इतना ही अंतर होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ आंसर ये दो युग्म वाला आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दो पेयर मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपके क्वेश्चन है ये सिलोजिज्म के होते हैं, और सिलोजिज्म यानी न्याय वाक्य, हिंदी में बोलते हैं इनको न्याय वाक्य। तो ये भी आप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वाईफाई स्टडी पे दीपक सर हैं, उनकी कुछ वीडियोस हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो सिलोजिज्म की। और उनकी आप सिलोजिज्म के अलावा भी जो है रीजनिंग की वीडियोस देख लेना, काफ़ी अच्छा पढ़ा रखा है उन्होंने। तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो मेरा ये पोर्शन ठीक है, तो मैंने इसको आसानी से कर दिया, मेरा यहाँ पे सही आंसर आ गया। इसमें देख लो आप क्या पूछ रहा है। कुछ बोतल गिलास है, सभी गिलास कप है, कोई कप चम्मच नहीं है। तो आप इस तरह जब इसको करोगे तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, ये आपको अच्छे से करने हैं। तो इसमें भी आप जो है दीपक सर की जो है वाईफाई स्टडी पे जो है प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख लेना, काफ़ी अच्छा समझा रखा है, एक ही वीडियो में आपका सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको पेयर्स बनाने होते हैं कि पति पत्नी का पेयर बन जाता है एक तो, और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बनानी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन कब बनती है, जब आप सिबलिंग हो, आपका कोई मतलब जो आपके लेवल का हो, जैसे आपके भाई बहन हो गए, आपके सिबलिंग हो गए, तब तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दोगे रिलेशन। और वर्टिकल लाइन कब बनाओगे, जब आपके या तो आपसे ऊपर के हों, जैसे दादा दादी हो गए, या आपके पुत्र पुत्री हो गए, ठीक है, नीचे के हो, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ करोगे। तो इस तरह आप कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है वो देख लेना, आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये भी मेरा सही था, इसमें नाना था आंसर, ठीक है। ये पढ़ लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो आप, या टेक्स्ट बुक पे जाके इसको जो है अटेम्प्ट कर लेना। कई सारे पेपर्स फ्री भी हैं वहाँ पे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अभी लाइव टेस्ट भी हुए हैं वहाँ पे कहीं, तो लाइव टेस्ट प्लीज़ आप जाके अटेम्प्ट करो, फ्री में लाइव टेस्ट दे रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। उनको देखो और अपनी रैंक देखो कि कहाँ पे आपकी रैंक आ रही है। नेक्स्ट जी बी से किस पर संबंधित है, तो ये आप देख लेना, अटेम्प्ट कर लेना। मैंने ये कर लिया था, मेरे तीनों सही थे, इसमें दोनों सही थे मेरे। और तो रीजनिंग में यहाँ पे इन्होंने 4 क्वेश्चन दे रखे थे। देखिए 40 नंबर का पेपर है यहाँ पे, जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा वहाँ पे 80 नंबर का आएगा। इन्होंने तो क्या है, एक छोटा मॉक टेस्ट बना रखा है जिसमें क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आधे कर दिए और मार्क्स भी आपके हाफ कर दिए। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 80 नंबर का आ जाएगा वहाँ पे। मेरे इसमें 20.75 मार्क्स आए हैं, तो थोड़े कम है। अगर 25 के आसपास आ जाए तो मतलब इनफ है। अगर आप वहाँ पे 50 ला पाओ टेक्निकल में, तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा। फिर मतलब नॉन टेक में पार्ट बी में अगर आप 50 ला पाओ तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। लास्ट टाइम बच्चों के 25-25 मार्क्स आए थे 80 में से, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता। ध्यान रखना, आपको बहुत फास्ट करना है इस पेपर को, टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पे। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है, पेपर छूट जाता है बच्चों का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है, तो भैया भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। इजी क्वेश्चन था, अगर आपने थोड़ी सी भी राजस्थान जी के पढ़ी है, आपने अगर राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ा है, तो बहुत आसानी से ये सवाल कर दोगे। जो आपके प्लेन्स होते हैं, मतलब जहाँ पे आपके नदी वाले एरियाज होते हैं, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे। जो हाड़ौती के पठार है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। जो आपके रेतील जैसे जहाँ पे थार का मरुस्थल है वहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जैसलमेर बाड़मेर के साइड। तो इस तरह थोड़ा सा आप पढ़ लेना तो आपका आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। ये मुझे पता नहीं था तो मैंने ऐसे तुक्का मार दिया। तो देखिए तुक्का मारने में भी थोड़ा दिमाग लगाना, नहीं तो फिर क्या होता है, आपके मार्क्स जो है कम हो जाते हैं।
एक तो आया नहीं, प्लस आपका 0.25 मार्क्स ऐसे ही कट गए, ठीक है, तो 1.25 का नुकसान हो जाता है। इसलिए तुक्का मारते समय ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में तुक्का मारने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं इसको छोड़ भी सकता था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती मार दिया और यहाँ पे मेरा गलत हो गया। तो इस तरह आपको है ना तुक्के मारने से बचना है। अगर आप केवल 2 ऑप्शन में फंस रहे हो ना तो ही तुक्के मारो, वरना मत मारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। मैंने सभी लगा दिया तो वो गलत हो गया, ठीक है। तो सुपोषित राजस्थान विजन 2020, ये इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना इस लक्ष्य को पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंदन के जंगल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये मुझे याद नहीं रहा, तो इसमें खमनोर, मुझे थोड़ा लग रहा था खमनोर आ सकता है, पर मैं श्योर नहीं था तो मैंने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। प्रश्नों को छोड़ना सीखिए। अगर आप हर प्रश्न अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके जो है नेगेटिव ज़्यादा हो जाएंगे और फिर उस कंडीशन में आप पास नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन। तो एक चीज़ को और ध्यान रखना है कि आपको केवल अगर आप 2 ऑप्शंस में फंस रहे हो ना, तभी आप जो है कोशिश करो कि वहाँ पे आप जो तुक्का लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें राजस्थान राज्य विधानमंडल शामिल है। तो देखिए, राजस्थान राज्य विधानमंडल विधानसभा राज्यपाल से बनता है। अगर आप बिहार की बात करो, तेलंगाना की बात करो, तो वहाँ पे क्या होता है, विधान परिषद भी होती है। तो अगर बिहार या यहाँ पे राजस्थान की जगह बिहार लिखा होता ना, तो आपका उत्तर हो जाता विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, ये तीनों मिलकर आपके विधानमंडल का निर्माण करते। पर राजस्थान में विधान परिषद नहीं होती, याद रखना, ये राजस्थान में विधान परिषद नहीं होती, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोहिल वंश का प्रथम शासक कौन था, बप्पा रावल। इजी क्वेश्चन था, आसानी से हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है, तो बाणगंगा को बोलते हैं। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपको हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, मेरा ही सही था। तो देखिए, अनूप सिंह जो है उनको सबसे पहले औरंगजेब द्वारा महाराजा की उपाधि दी गई थी। गज सिंह जो है स्वयं महाराजा की उपाधि देने वाले पहले व्यक्ति थे। और उदय सिंह जो है वो राजा उपाधि के साथ मुगलों द्वारा उनको बहाल किया गया था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है ना, एक के भी अगर आपको पता है तो आसानी से आप सारे कर दोगे। तो क्वेश्चन ये ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, तो आप देख लेना, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो देखिए, आपने पढ़ा तो है गोगुंदा का पठार, ठीक है, भोराट का पठार भी बोलते हैं उसको, लेकिन उसकी लोकेशन भी याद रखना, वो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तब आपको जो है तभी आपको उत्तर ये सही हो पाएगा। तो भोराट का पठार हमें पता है उदयपुर के पास, गोगुंदा, गोगुंदा काफ़ी पढ़ रखा है हमने, गोगुंदा कुंभलगढ़ की जो है उसके बीच में कहीं स्थित है, ठीक है। तो ये सब आपको पता है, लेकिन ये भी याद रखना कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के उत्तर पश्चिम में है, तो ये थोड़ा डायरेक्शन भी याद रखना। लसाड़िया पठार उदयपुर एंड जैसमंद झील के बीच स्थित है। ऊपरमाल पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और पोटवार पठार अरावली पहाड़ियों के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में पहली जैतून शोधशाला कहाँ स्थापित की गई थी, ये मैंने भी कुछ दिनों पहले पढ़ा था, तो मुझे याद था, लूणकरण सर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है। देखिए, यहाँ पे मैं दो ऑप्शन में फंस गया, या मुझे लग रहा था या तो सागौन होगा या पलाश, पर इसका सही उत्तर पलाश है, मैंने सागौन लगा दिया। तो देखिए, इस क्वेश्चन में भी खैर यहाँ तो 2 ऑप्शन थे, तो मुझे तुक्का लगाना ही था। देखो, अगर 2 ऑप्शन में फंस रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा मतलब आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, लेकिन 3 ऑप्शन में फंसो तो भाई उसमें तुक्का मत लगाना, क्योंकि वहाँ पे आपके नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे पलाश इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बोजुंडा स्ट्रेमेटोलाइट जीवाश्म उद्यान हाल ही सुर्खियों में, यह राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में है। तो चित्तौड़गढ़ में है ये, ठीक है, ये मैंने स्किप कर दिया था, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो ये चित्तौड़गढ़ में, याद रखना, बोजुंडा स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म उद्यान, ठीक है। निम्नलिखित में किस हाड़ा शासक की मृत्यु 1658 में धर्मतपुर के युद्ध में हुई थी। तो ये मुझे इसका आइडिया नहीं था, मुकुंद सिंह आएगा, मैंने पढ़ लिया इनके बारे में। तो इसमें धर्मतपुर का जो युद्ध हुआ था उसमें किस हाड़ा शासक की मृत्यु हुई थी, मुकुंद सिंह की। तो देखिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। जैसा आपने यहाँ पे देखा, 10% लोगों ने ही इसका सही उत्तर किया है। तो इससे आप समझिए कि जीके में कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे जिसका आप उत्तर नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि जीके का कोई अंत नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं यार, कुछ भी पूछ सकते हैं बेसिकली वो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो किसी को नहीं पता होंगे। तो उस कंडीशन में आप कम से कम एक सेक्शन मजबूत करके चलिए, या इंग्लिश या मैथ्स या आपकी हिंदी कर लो या आप रीजनिंग कर लो, कम से कम जीके के अलावा एक पोर्शन और आपका मजबूत होना चाहिए, ताकि आप कम से कम 50 के आसपास नंबर ला सको। क्योंकि अगर आप 50 के आसपास नहीं ला पाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन। किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो अजय राज ने बनाया था, ठीक है, अजय राज ने। ये अजय राजा नहीं होगा, अजय राज हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, अजय राज आएगा यहाँ पे। राजस्थान में 8वीं से 10वीं शताब्दी तक किस राजपूत वंश का आधिपत्य था? तो भाई प्रतिहार वंश का था, ठीक है, याद रखना है, प्रतिहार वंश यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रतिहार वंश का राजस्थान में 8वीं से 10वीं शताब्दी तक वर्चस्व था। प्रतिहारों को गुर्जर भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी चीज आप याद रखना। और मिहिर भोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ये सबसे शक्तिशाली प्रतिहार राजा थे, ठीक है। और राज्यपाल अंतिम प्रतिहार राजा थे, ये भी आपको पढ़ना है। विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक, देखिए अब देखो, मुझे जाम्बोजी पता था, यहाँ पे गुरु जम्भेश्वर लिखा हुआ है, वो उन्हीं का नाम है, ठीक है। तो मुझे जाम्बोजी याद रह गया, यहाँ गुरु जम्भेश्वर आ गया, तो इस वजह से मेरे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि हो सकता है रामदेव जी हो। तो इन तरह की गलतियों से आपको बचना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना वहाँ पे कि आप अगर कोई ऑप्शन अगर आपको थोड़ा सा लग रहा हो तो उसी को लगाना। मुझे ये लग रहा था फिर भी मैंने रामदेव जी लगा दिया। तो इस तरह की गलती आपको वहाँ नहीं करनी। चिंतामणि के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो जूनागढ़ का किला प्रसिद्ध है, ठीक है। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो देखिए, ये आंदोलन वाला पोर्शन मेरा थोड़ा वीक है अभी, तो मैंने पढ़ा नहीं था अच्छे से, तो यहाँ पे बिजोलिया आंदोलन आएगा, मैंने बेगुन लगा दिया। तो देखो, बेसिकली राजस्थान में 2-3 आंदोलन ही है जो बहुत फेमस है, एक तो बिजोलिया, बेगुन, और एक जो एक और आंदोलन था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, बिजोलिया में एक तो विजय सिंह पथिक के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि विजय सिंह पथिक कौन थे, उन्होंने किस किस तरह जो है स्टार्ट किया आंदोलन वगैरह ये सब। तो विजय सिंह पथिक का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और माणिक्यलाल वर्मा, ये सब जितने भी नेम्स हैं ना, इनके बारे में एक एक दो दो लाइन पढ़ लेना, हो सकता है डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन आ जाए इनके बारे में। राजस्थान के कौन से लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं? तो देखो, मुझे ये तो पता था कि रामदेव जी तो है ही हैं, पर मुझे उसके बाद में ये आइडिया नहीं था कि गोगा जी भी है या नहीं है। तो गोगा जी का मैंने इतना नहीं पढ़ रखा था, रामदेव जी का मुझे अच्छे से पता था कि ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम भी रामदेव जी के मेले में शिरकत करते हैं, तो इतना मुझे आइडिया था। लेकिन मुझे लगा शायद गोगा जी भी हो सकते हैं, तो पर मैंने क्या करा, यहाँ पे दोनों 2 और 3 लगा दिया, तो ये गलत हो गया। केवल रामदेव जी, याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केवल रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने वाले एकमात्र लोक देवता हैं। केवल रामदेव जी ही एकमात्र लोक देवता हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। और मुसलमान उनको क्या बोलते हैं? मुसलमान उनको रामसा पीर बोलते हैं, ठीक है, रामसा पीर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ये मुझे इसमें कंफ्यूजन था कि अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य ही होगी, दोनों में से एक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अनुप्रस्थ जो है सही उत्तर आएगा, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग इसका सही उत्तर आएगा, अनुदैर्ध्य नहीं आएगा। तो अनुप्रस्थ के एग्जाम्पल भी आप देख लेना, ये जो होती है ना, ये इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ये दिख रही है ना आपको, ये ट्रांसवर्स वेव है। और ये जो आपको दिख रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य वेव, तो इसके एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक तो अनुदैर्ध्य के और अनुप्रस्थ के, इनमें डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए, इनके एग्जाम्पल्स। तो देखो, अगर कोई स्ट्रिंग है, कोई धागा है, उसको आपने दोनों तरफ से बांध रखा है, जैसे 2 डंडे ले लो और उस पर धागे को बांध दो बिल्कुल टाइट, और उसको अगर आप वाइब्रेट करोगे तो जो तरंग वहां पे जाएगी, तो वो आपका एग्जाम्पल होगा अनुप्रस्थ तरंग का। या पानी की सतह में अगर आप पत्थर डाल दोगे तो जो तरंगे पैदा होती है वो बनती है अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। लेकिन जो हवा में ध्वनि तरंगे जाती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य। तो ये एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनपीए का पूर्ण रूप है? तो गैर निष्पादित संपत्तियां यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये आपने पढ़ा होगा, काफी देखा होगा कि बैंक्स का एनपीए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो भाई बैंक्स जब लोन वसूल नहीं कर पाता है
तो उनको फिर एनपीए के अंतर्गत बोला जाता है। ठीक है, ऐसी संपत्ति है जो बैंक को नुकसान पहुंचा रही हो एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड को भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ले जाता है तो उसका भार क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका संबंधित है पृथ्वी के घूर्णन से। पृथ्वी आपको पता है जब घूमती है ना तो फोर्स लगाती है, वो फोर्स लगाती है, फोर्स एग्जर्ट करती है, जिसको अपकेंद्री फोर्स बोलते हैं। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो इसका वैसे तो बढ़ता आएगा, मैंने यहाँ पे कम होता है लिख दिया, गलत है वो। जब भी आप पृथ्वी के ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, और वो फोर्स कौन से किसकी वजह से पैदा होता है, तो अपकेंद्री बल। ठीक है, अपकेंद्री बल आप पढ़ना कभी, अपकेंद्री बल लगता है जब हम पृथ्वी के पोल्स की ओर जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो हमेशा आपका वजन बढ़ेगा। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वजन बढ़ेगा, तो इसका आंसर है नहीं। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन पृथ्वी पे आप कहीं भी चले जाओ समान रहेगा। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी घूमती है इसकी वजह से हमारा वजन उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर बढ़ जाता है। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो आपका वजन समान रहेगा, चाहे आप किसी भी पोर्शन में चले जाओ, धरती के किसी भी पोर्शन में आपका वजन हमेशा समान रहेगा। लेकिन अगर पृथ्वी घूमेगी तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर आपका वजन बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमीबा, हाइड्रा और स्पाइरोगायरा में उभयनिष्ठ है। तो मुझे दो में डाउट था कि एक कोशिकीय शरीर तो देखो होता ही होता है, ठीक है, पर मुझे ये नहीं पता था प्रजनन का अलैंगिक माध्यम होता है या फिर ये लैंगिक वगैरह, तो मुझे इसका थोड़ा आइडिया नहीं था, तो मैंने इसमें एक कोशिकीय शरीर लगा दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजनन का अलैंगिक माध्यम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये इजी प्रश्न है, काफ़ी इजी प्रश्न है, अगर आपको थोड़ा सा पता है तो हो जाएगा। प्राकृतिक रेशे को ऊन बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशा ऊन होती है। तो बी का अगर आप फर्स्ट लगा दोगे, देखो बी का फर्स्ट किस किस में है, मात्र एक ऑप्शन में है, तो सीधा सीधा उत्तर, दूसरा देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है, वो सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चालक में से गुजर रही धारा से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के बारे में दर्शाने वाला नियम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये सिंपल सा रूल है, जूल का नियम होता है भाई। ठीक है, जब धारा, ये नियम पढ़ लेना जूल का, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और इसमें आपको H बराबर आई स्क्वायर आर टी इसका जो है फॉर्मूला होता है, ये भी थोड़ा देख लेना, पर नॉर्मल पढ़ लो आप। जूल क्या होता है, ओम का क्या होता है, रेजिस्टेंस के बारे में ओम का रूल काम में आता है, कैल्विन जो आपका टेम्परेचर वगैरह के बारे में, फैराडे जो होता है आपका जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव वगैरह होता है उसके बारे में बताता है, कूलाम वगैरह, ये सब पढ़ लेना आप, नॉर्मल है। एक वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे, तो ये एक बार आप थोड़े से फॉर्मूलाज देख लेना साइंस के अंदर। अब हम आते हैं भाई, पैसेज है। तो देखो इस पैसेज में आप, मैं पैसेज हमेशा कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं कभी भी पैसेज नहीं पढ़ता। सबसे पहले आप सीधा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और फिर पैसेज पढ़ो, तो आपका समय बचेगा और जल्दी क्वेश्चन होंगे आपके। तो देखो क्या पूछ रहा है, भारत देश की जनसंख्या विश्व के कई देशों की जनसंख्या से अधिक है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताओ। तो देखो यार, खंड हो नहीं सकता, कुटिल हो नहीं सकता, कुटिल तो मतलब बुरा आदमी। शरभव मुझे नहीं पता क्या होता है, पर भव मुझे पता है कि विश्व का भव ही आता है, तो थोड़ा इस तरह आप थोड़ा दिमाग लगाना। शरभव देखो कोयल को बोलते हैं, कुटिल मतलब धूर्त आदमी, खंड मतलब टुकड़ा, तो यहाँ पे बचा क्या, भव बचा। ठीक है, तो विश्व का उचित पर्यायवाची भव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो, अब इस वर्ड, इस पैसेज का इस वर्ड से कोई मतलब ही नहीं है। आप पैसेज नहीं भी पढ़ते तो भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि पैसेज पढ़ के ही आपको सवाल हल करना है, सबसे पहले सवाल को पढ़िए फिर पैसेज सॉल्व करो, इससे आपका समय बहुत बचेगा। और ध्यान रखना यहाँ पे समय की बहुत वैल्यू है। इस जो सेक्शनल, जो आपका पार्ट बी है जो सेक्शन होगा ना, यहाँ पे टाइम की बहुत कमी है। पार्ट ए सेक्शन में आपका कम से कम ये समझ लीजिए आधा घंटा आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ 60 मिनट में 60 प्रश्न करने होते हैं। और वो सारे कौन से टाइप, किस टाइप के प्रश्न हैं, सारे आपके मतलब नॉर्मल जी के टाइप प्रश्न। ठीक है, मतलब जिनमें आपको सिंपल दिमाग लगाना है कि हाँ ऑप्शन ए बी सी डी लगाना है, कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करनी। पार्ट बी में आपको रीजनिंग और मैथ भी करनी है, और उनमें समय चाहिए, तो उनमें समय अगर आपको बचाना है तो आपको ये सारे प्रश्न फटाफट करने पड़ेंगे। इसलिए पार्ट बी को जितना फास्ट कर पाओ उतना करना।
भारत में अभी भी किसकी कमी है। अब ये पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा शिक्षा जागरूकता की। अगर आप इस पैसेज को नहीं भी पढ़ोगे ना तो इन ऑप्शंस में से आप सबसे अच्छा ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है, तो भाई शिक्षा और जागरूकता इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो आप आसानी से इसको टिक कर सकते हो। तो कई बार तो आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका आराम से जो है सवाल हो जाएगा। अछूता के लिए वाक्यांश क्या होगा भाई, अछूता मतलब जिसे छुआ ना गया हो, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय समाज में जनसंख्या बढ़ने का एक और कारण है, तो लड़के की चाहत, ये तो सबको पता ही है। चलिए नेक्स्ट पे, अब हम आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो देखो, रॉब वांट्स, तो आर है, आर का क्या होता है, HOUR, आर अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो ए शब्द की ध्वनि निकलती है, आ की आर। तो आर मतलब अगर AEIOU हमने पढ़ा ही है इसके, तो उसके आगे क्या होता है आपके वोवल आते हैं, तो यहाँ पे एन वर्ड का यूज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा शी वॉज। तो देखो यार, ये थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश वगैरह पढ़ोगे तो इसमें रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अखबार वगैरह, इंग्लिश अखबार अगर आप पढ़ते हो ना, तो आपको काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन करने मतलब समझ में आ जाएगा ये। शी वॉज यंग इनफ टू बी मैलिएबल। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, जल्दीबाजी करने का नतीजा होता है ये। मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था, फिर भी मैंने देखा ही नहीं ऑप्शन, मैंने डायरेक्ट लगा दिया डेस्पाइट, जबकि ऐसा नहीं है, एक से ज़्यादा उत्तर भी सही हो सकते हैं ना। तो देखो, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड और डेस्पाइट वर्किंग हार्ड, ये दोनों सही है और ये मुझे अच्छी तरह आता था, फिर भी मैंने जल्दीबाजी में बस ए ऑप्शन लगाया और चला गया, तो ये गलत है। आपको अच्छे से ऑप्शन पढ़ने हैं। ये बहुत इजी प्रश्न था, कभी भी डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता और इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है, बस ये रूल था सिंपल सा। और ये मुझे अच्छे से पता भी था, लेकिन मैंने जल्दीबाजी में यहाँ पे ए ऑप्शन लगा दिया। तो इस तरह की मिस्टेक से आपको बचना है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। अर्नब वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, ये थोड़ा टफ रूल था, ये मैं थोड़ा स्किप हो गया मेरे दिमाग से, तो मैंने यहाँ पे बहुत ए एंड 1 एंड 2 लगा दिया, सॉरी मैंने यहाँ पे इलेक्टेड द प्रेसिडेंट लगा दिया, तो यहाँ पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट ही आएगा। तो देखो, जब भी इलेक्टेड वर्ड आएगा ना तो एज यूज नहीं हो सकता, तो ये तो मुझे पता था। द यूज होगा या नहीं होगा ये मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने यहाँ पे द वाला लगा दिया और ये मेरा गलत हो गया। यहाँ पे एज और द दोनों ही यूज नहीं होंगे इलेक्टेड के साथ, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, मैथ में मुझे मैट्रिक्स अच्छे से आती है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स मुझे अच्छे से आती है, तो मैंने मैट्रिक्स का तो कर दिया आसानी से। इसमें कुछ नहीं, आपको नॉर्मल क्या करना है, इसमें पूछ रहा है कि भाई तत्समक आव्यू, यानी ये पूछ रहा है, मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उससे कंपेयर करना है आपको इसको। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आपको कंपेयर करना है, तो वो कैसे करोगे। तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1001 की। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1001, इससे आप कंपेयर करोगे तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो कॉस अल्फा की 1 कब आती है वैल्यू, जब कॉस का मान 0 होगा। ठीक है, और साइन की वैल्यू 0 कब आती है, जब यहाँ पे 0 डिग्री होगा, तो मतलब इसका उत्तर 0 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था तो मैंने तुक्का लगा दिया। तो देखो, मैथ में तुक्का लगाने से बचना थोड़ा, मैं इसका बता देता हूँ। मैंने अब जो नेक्स्ट सारे क्वेश्चन है उसमें तुक्के लगाए, मेरे सारे गलत हो गए। मैथ में मेरे यहाँ पे 4 में से 1 सवाल सही हुआ मात्र, और 3 गलत हो गए। तुक्का लगाने से बचना है आपको। ठीक है, तुक्का लगाने से आपको बचना है, मैं एक आपको एडवाइस दूंगा, मैथ में तो तुक्का लगाने से बचना, क्योंकि मैथ में आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते कौन सा ऑप्शन होगा जब तक आप उसको सॉल्व ना कर लो। तो मैंने यहाँ पे कुछ और लगा दिया था, यहाँ पे कुछ और आ गया, देखो तो ये वाला गलत हो गया। ये मुझे थोड़ा इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहा, तो मैं इसको कर नहीं पाया। ये देखो, इंटीग्रेशन है ना, मैंने छोड़ रखा था, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा पोर्शन है, कुछ तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मैट्रिक्स मैंने अच्छे से कर रखा है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको कर लूँगा। मैंने डिफ्रेंशिएशन वगैरह भी अच्छे से कर रखे हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, आपका लिमिट्स हो गई, ये दो एक दो टॉपिक मैंने अच्छे से कर रखे हैं, तो वो हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो, मुझे फॉर्मूला पता था जो डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि dy/dx प्लस पी क्यू, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको देखोगे ना तो ये फॉर्मूला बनता है dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। तो भाई ये वाले क्वेश्चन एक बार अच्छे से आप प्रिपेयर करके आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक लीनियर ये जो है फर्स्ट ऑर्डर का आपको एक न एक आपको क्वेश्चन मिल सकता है वहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इसमें।
आपको इस फॉर्मेट में इस इक्वेशन को लाना था और इसको फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना था। ये इंटीग्रेशन भी बहुत ईजी है, ई की पावर वाले इंटीग्रेशन तो बहुत ही ईजी होते हैं। तो सिंपल इन्होंने क्या करा, इंटीग्रेटिंग, ये आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया ई साइन एक्स यहाँ पे, तो ई की पावर जो है आपका कॉस एक्स डी एक्स हो गया, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स बन जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, आप हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ये दिमाग में रखना। तो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, उससे पूरे उल्टे फॉर्मूला लगेंगे इंटीग्रेशन के। थोड़े से फॉर्मूलाज है, मैं आपको बता दूंगा अभी, एक सेपरेट वीडियो में सारे फॉर्मूलाज वगैरह डिस्कस कर लेंगे, इंटीग्रेशन का एक पूरा पोर्शन ही डिस्कस कर लूंगा मैं, ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल 1 नंबर फ्री के मिल रहे हैं ये। थोड़ा सा भी अगर आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आते हो तो ये आसानी से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें, तो इसमें आंसर आ जाएगा ये। पर ये मैंने जो पेपर अटेम्प्ट किया था तब मुझे नहीं आता था, अब मैंने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो मुझे आसान लगते हैं, काफ़ी आसानी से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप भी अगर 1-2 घंटे प्रैक्टिस करोगे आपके आसानी से सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम, टेन इनवर्स टू, टेन इनवर्स थ्री। देखो इसमें फॉर्मूला लग रहा था, अब मुझे फॉर्मूला याद था नहीं, अब मैंने उसको पढ़ लिया अच्छे से, अब मुझे समझ आ गया। तो फॉर्मूला अगर आपको पता है टेन इनवर्स में क्या क्या होता है, एक्स प्लस वाई अपन वन प्लस, जो आपका फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर आप इस फॉर्मेट में ले आते हो तो आसानी से सवाल हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल सवाल था। ठीक है, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला था, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई। तो ये अगर आप जिसको याद होगा तो वो आसानी से कर देगा, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये 40 सवाल मैंने आपको बता दिए। तो मैंने जो गलतियाँ की वो ये करी, एक तो मैथमेटिक्स में मैंने तुक्के लगाए, मुझे नहीं आते थे फिर भी मैंने तुक्के लगाए। मैथमेटिक्स में वही क्वेश्चन करना जो आप, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये उत्तर होगा। ठीक है, वरना इसमें तुक्के लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कुछ भी आपको आइडिया नहीं है कि कौन सा उत्तर हो सकता है। ठीक है, मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा आपको कि तुक्के आपको कहाँ लगाने चाहिए। देखो, अगर आप, जैसे सपोज मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 120 नंबर आपको लग रहा है कि आपके टेक्निकल में लगभग 80 नंबर आप ला पा रहे हो, जैसे आप टेक्निकल पेपर पूरा करोगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कितने सही हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप 100 के आसपास हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ तुक्के लगाने की कोशिश मत करना नॉन टेक में। ठीक है, अगर आप टेक्निकल में 100 के आसपास होना, तो नॉन टेक में आप 40 के आसपास भी आपका सिलेक्शन होने के काफ़ी चांसेस हैं, तो वहाँ रिस्क मत लेना। लेकिन अगर आप टेक्निकल में 80 नंबर या 70 नंबर के आसपास होना, तो फिर तो भाई आपको थोड़े तुक्के लगाने पड़ेंगे नॉन टेक्निकल में, क्योंकि आपको वहाँ 50 से नंबर ज़्यादा लाने ही पड़ेंगे, और अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करो उससे पहले। तो मॉक टेस्ट दोगे तब आपको इस तरह की चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो भाई टेक्स्ट बुक पे जितने भी फ्री मॉक टेस्ट है वो तो दे ही डालो, और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जितने भी पेपर आपको मिले ना सारे कर डालो बिफोर एग्जामिनेशन, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको एग्जाम में। आप कभी भी देख लेना, अगर आप 10-15 मॉक टेस्ट कर जाते हो ना किसी भी पेपर के, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उस चीज़ का। ठीक है, तो मैं बस ये इस वीडियो में ये समझाना चाहता था कि मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, जितना हो सके उतने लगाओ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।